हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमात्य क्लासेस। आज हम फर्स्ट क्लास में आरएस का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, इसके कितने किस तरह से इसके एग्जामिनेशन स्कीम्स हैं। अच्छा, ये चीज़ तो बेसिकली सबको पता होगी कि प्रीलिम्स का पेपर होता है और मेंस होता है। मेंस में टिपिकली 4 पेपर हैं: जनरल स्टडीज फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकंड, थर्ड, और जो चौथा पेपर है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो इन चारों पेपर्स में आरएस का कंप्लीट सिलेबस कवर होता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो हम डिटेल में जो मेंस का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। इट विल इंक्लूड प्रीलिम्स आल्सो। और ईच पेपर जो होता है इसका वो 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का हमारे पास में टाइम होता है। लेट्स डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट। अच्छा, जो पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर जो फर्स्ट है हमारा, उसमें पहली यूनिट है, यूनिट वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है। पहली यूनिट है हिस्ट्री, दूसरा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, तीसरा यूनिट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इट मीन्स वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड यूनिट सेकंड है इकोनॉमिक्स, दिस इंक्लूड्स इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड पार्ट सी जो है वो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो लेट्स डिस्कस टिल इकोनॉमिक्स, क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे कैसे हम कवर करेंगे इसके अंदर। यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री। अच्छा, पार्ट 1 जो है वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। Just let me change the color of pen. Okay. History, art and culture, literature, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो ये है हमारी मीन्स राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिस्ट्री एंड कल्चर हमको इसके अंदर कवर करना है। इसमें मेजरली हमको क्या क्या चीज कवर करनी है जो हमको इसमें कवर करना है? मेजर लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू क्लोज टू 18th सेंचुरी। मीन्स प्री हिस्टोरिक टाइम से, प्री हिस्टोरिक टाइम से और 18th सेंचुरी तक जो भी लैंडमार्क डेवलपमेंट से राजस्थान हिस्ट्री में हुए हैं वो सब हमको कवर करने हैं। अच्छा, ज्यादा हमको इसके अंदर क्या है ना कि जैसे जो राजस्थान हिस्ट्री उसमें डायनेस्टीज बहुत ज्यादा है, काफी सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ाया जाता है और उनमें कई सारे सक्सेसर हुए हैं, 20-20, 25-25 सक्सेसर ईच डायनेस्टीज में है। इतना हमको डिटेल में नहीं जानना है, हमको एक बेसिक आइडिया इनका रखना है। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम। मींस ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उनका और रेवेन्यू सिस्टम कैसा था उनका, ये चीज हमको कवर करनी है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा साइलेंट इवेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। साइलेंट इवेंट्स इसमें हमारा है जैसे कि पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स जो हुए थे, पॉलिटिकल अवेकनिंग उनमें कैसे हुई थी, और फ्रीडम मूवमेंट एंड इंटीग्रेशन। मींस कैसे पीजेंट एंड ट्राइबल्स को पॉलिटिकली राइट्स और उसके जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे उससे उनको पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, और कैसे वो हमारा जो इंडियन मूवमेंट स्ट्रगल था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, उसके अंदर कैसे उनका इंटीग्रेशन हुआ और कैसे उन्होंने उस इंट्रीगेशन के थ्रू कैसे उन्होंने उनका खुद का राइट्स जो थे वो उनको मिले। फिर है हमारा हेरिटेज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हम आर्ट एंड कल्चर देखेंगे राजस्थान का, परफॉर्मिंग और फाइन आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, फेयर, फेस्टिवल, फोक म्यूजिक एंड फोक डांस। इसके अंदर हमारा कालबेलिया डांस, कई सारे डांस जो है हमारा वो सारे डांस आएंगे, 13 ताली डांस वगैरह। और आर्किटेक्चर में हमारे फोर्ट्स आएंगे, जो फोर्ट्स हमारे पास में हैं, कई सारे फोर्ट्स। राजस्थान आपको पता है जाना जाता है फोर्ट्स के लिए, तो फोर्ट्स आएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा राजस्थान लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो डायलेक्ट्स रहा करती थी, कई सारे डायलेक्ट्स थे राजस्थान में, राजस्थानी लिटरेचर जो हुए थे। उसके बाद में हमारा आएगा सेंस, लोक देवता और एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान हिस्ट्री का मोस्ट ऑफ पार्ट हमको कवर करना है। इतना ही पार्ट हमको कवर करना है। इट विल इंक्लूड प्रीलिम्स क्वेश्चंस आल्सो। हम डिटेल में मेंस का सिलेबस कवर करेंगे वन बाय वन।
जो प्रीलिम्स का सिलेबस ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो जाएगा। हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोई सिलेबस कवर नहीं करेंगे, हम डिटेल में मेंस का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में जो पहला पॉइंट है वो है फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश एरा। मीन्स इन शॉर्ट अगर इसको हम बोले तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया बहुत ही वास्ट चीज है। इसमें से हमको बहुत ही पिन पॉइंट करके जिस तरह से आरपीएससी क्वेश्चंस पूछता है उस तरह से हमको इसको कवर करना है। हमको राजस्थान पूरा डिटेल में कवर करना है, बट इंडियन आर्ट एंड कल्चर हमको उसी स्पेसिफिक उसी रूट से कवर करना है जिस रूट से आरपीएससी क्वेश्चन पूछता आ रहा है। हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दूसरी चीज, हम जब भी हमारे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि हमको सब कुछ कवर करना है। हमको कवर करना, हमको क्या करना है कि हमको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंसेप्ट क्या है कि आपके पास में ये कोई नहीं पूछता कि कितना नॉलेज है, आपको वहां पे क्या है ना कि मार्क्स कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हो। तो वो एक क्राइटेरिया हम हमेशा ध्यान में रखेंगे सिलेबस कवर करते टाइम, कि हमको अल्टीमेटली क्लियर करना है, ना कि हमको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, मूविंग फर्दर, रिलीजियस मूवमेंट एंड रिलीजियस फिलोसफीज इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। दूसरा पॉइंट ये है, ये हमारी जो कई सारी रिलीजियस फिलोसफीज हुआ करती थी, 6 तरह की फिलोसफीज जो मेनली पूछी जाती है वो हम इसमें कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग 19th सेंचुरी टू 1965। तो 1965 तो नहीं, लेकिन हाँ ये टिल 1947, 1947 तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम 65 तक पूरी कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन जो फोकस रहेगा वो 1947 तक की हिस्ट्री पर रहेगा। अच्छा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो बार बार इसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे कि कई तरह के नेशनल मूवमेंट्स होते हैं, उसमें गांधी जी का योगदान क्या था, कई सारे हमारे नेशनल लीडर्स थे उनका क्या योगदान था, उनकी जो उन्होंने जो संगठन बनाए थे उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। इस तरह से इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट हम इसका कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा रहने वाला है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। आर्य समाज हो गया, और जो हमारी कुरीतियां हमारे समाज में थी उनको कैसे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इन नेताओं ने सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि हमारी जो समाज में कुरीतियां थी उनको भी दूर करते चले गए साथ में। तो वो चीज हमको पैरेलली देखना है कि कैसे सिर्फ समाज, क्या होता है ना कि सोसाइटी सिर्फ लड़ने से हमारा देश आजाद नहीं हुआ, उसमें हमको ये भी सोचना है कि क्यों हम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया था, क्या कुरीतियां हमारी सोसाइटी में रही होगी जिनको हमको उसी टाइम फ्रेम में करेक्ट करके चलना है। तो हम ये पैरेलली देखेंगे ये चीज। उसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, इससे काफी कम क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रीलिम्स में, रेयरली कोई क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। ठीक है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो मिलेंगे वो मेंस में अगर मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा है नहीं इसमें कुछ पूछने लायक। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशंस में आता है कि कैसे यूरोपियन वर्ल्ड के अंदर जो था रिनेसेंस आया, कैसे वो डेमोक्रेसी की तरफ गई मोनार्की से, और कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे आया। मेनली हम वहां पे देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वहां बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना एनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यही है चीज। इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका, जिसमें हमको मेनली एशिया पे ज्यादा फोकस करेंगे हमारे पार्ट में। अफ्रीका अगर आप स्किप भी करें तो कोई बहुत बड़ा
नहीं, क्योंकि अफ्रीका एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास में टाइम नहीं बचता है तो आप अफ्रीका स्किप कर सकते हैं। हम अफ्रीका कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप अफ्रीका कंप्लीट करें। जितना आप एशिया पे ध्यान दें, मैक्सिमम क्वेश्चन एशिया से आएंगे। इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 दोनों हम देखेंगे। मूविंग फर्दर, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स में ठीक है, पहला है मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, करंट स्टेटस इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स। तो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि कैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है ना कि हमारा बैकबोन है कंट्री का। हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर हमारा मॉनसून पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा एक साइकिल है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हम देखेंगे कैसे एग्रीकल्चर और बाकी की इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है, कैसे एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, और क्यों हमारे कंट्री में ही एग्रीकल्चर इतना इम्पोर्टेंट है, ये हम ज्योग्राफी में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दूसरा सेक्टर हमारा बैंकिंग है। कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, क्या मनी सप्लाई का कंसेप्ट है, बैंक रेट और जो इंटरेस्ट रेट होती है हमारी, वो कैसे सेंट्रल बैंक अप डाउन करते हैं, कैसे वो डिसाइड की जाती है। हाई पावर मनी क्या होता है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट आरबीआई। ओके, कॉमर्शियल बैंक्स, इश्यूज ऑफ एनपीए। एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मॉनेटरी पॉलिसी, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक फाइनेंस। ओके, पब्लिक फाइनेंस में हम देखेंगे टैक्स रिफॉर्म्स इंडिया में जो हुए हैं पिछले 10 साल में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट वाटरशेड चेंजेस लाए हैं टैक्स रिफॉर्म्स में इंडिया में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। सबसे बड़ा रिफॉर्म जो इंडिया में आया है वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सब्सिडीज, किस तरह से सब्सिडीज की जाती है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको हमको डिटेल में देखना है। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में इसमें डीबीटी से। डीबीटी, आधार और मोबाइल जो यूपीआई वगैरह आप यूज करते हो, सब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। इवन ये हॉट टॉपिक्स होते हैं आपके इंटरव्यू के भी। ओके, रिसेंट फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, हम जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है वो देखेंगे कि क्या रिसेंट फिस्कल पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट कर रखी है। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड्स देखेंगे और इंडियन इकोनॉमी में, जैसे रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, एमएनसी, पीडीएस, एफडीआई, एक्सिम पॉलिसी, 12th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में, फाइनेंस कमीशन का जो वित्तीय, आप हिंदी में बोलते हैं वित्तीय गठन, डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ फाइनेंस कमीशन इन हिंदी, सो हम 12th फाइनेंस कमीशन देखेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हम इसके बाद में कवर करेंगे। तो ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है जो हम कवर करेंगे। ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमी होगी और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो इकोनॉमी को हम 3 पार्ट्स में देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड ट्रेंड्स, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हमको देखना है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के बाद में हम इनकी वर्किंग देखेंगे और कैसे ये वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको पूरे को सपोर्ट इन्होंने कर रखा है, ये हम कवर करेंगे इसके अंदर। कंसेप्ट ऑफ डेवलपिंग, इमर्जिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हम देखेंगे। इंडिया इन ग्लोबल सीन भी हम कवर करेंगे कि इंडिया कैसे ग्लोबल वर्ल्ड के साथ में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस पार्ट से पूछे जाएंगे। नो डाउट राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान के क्वेश्चंस जो वेटेज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, यू नो दैट राजस्थान एक एग्रीकल्चरिस्ट स्टेट है, इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट है नहीं हम। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे ही आएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा राजस्थान का आता है एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, थार नस्ल की जो गाय हमारे वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है,
तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो नस्ल से एनिमल जो नस्ल है उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको हमको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ एंड रिसेंट डेवलपमेंट। तो इसमें रिसेंट ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अब जो राइजिंग राजस्थान वगैरह जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो सब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ये हमारा जो प्लानिंग वगैरह हम देखेंगे, प्लान्स उसमें आ जाएगा। बजट वगैरह हम देखेंगे तो ये उस चीज में कवर हो जाएगा। रिसेंट डेवलपमेंट इशू इन सर्विस सेक्टर ऑफ राजस्थान। राजस्थान में सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा ग्रोथ है नहीं, बहुत यू कैन से कि इनिशियल स्टेजेस में है सर्विस सेक्टर, लेकिन फिर भी हमको इसको डिटेल में कवर करना है, क्योंकि सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे इंडियन इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करती है, तो हम उसको उस पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, देयर ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट्स। तो हमारे क्या डेवलपमेंट मेजर प्रोजेक्ट्स हैं? मेजर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे स्टेट को इफेक्ट करता है वो आईजीएनपी रहता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर कोई अलग बांध परियोजना जिससे सिंचाई के कारण, क्योंकि हम एक मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो पानी हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेगा, और पानी हमारे पास में ही नहीं है। पानी तो हम यू नो आईजीएनपी के थ्रू या फिर मानसून का वेट करते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत स्कैर्स रिसोर्सेज है हमारे पास में, तो ये हमेशा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन राजस्थान, ये भी हमको पढ़ना है, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कारण राजस्थान में कई सारे मॉडल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, वो हम देखेंगे। डेमोग्राफिक सिनेरियो ऑफ स्टेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन राजस्थान इकोनॉमी हम देखेंगे। डेमोग्राफिक सिनेरियो मीन्स कि स्टेट में कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, उसके कारण इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो सिटीज़ हैं वो राजस्थान इकोनॉमी को किस तरह से सपोर्ट करती हैं, क्या उसके फंडामेंटल्स है, वो हम कवर करेंगे। यूनिट थर्ड जो हमारी इसके अंदर आती है वो है सोशियोलॉजी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये बेसिकली इससे प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आता इस पार्ट से, ठीक है। इस ये पार्ट सिर्फ मेंस के लिए होता है, और बहुत सारे लोगों ने ये नहीं भी पढ़ा होता है, मैं आपको बताऊं। और ये इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से डाला है कि सिलेबस इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है आरएस का कि डाल तो इसमें सब कुछ दिया है, लिख सब कुछ दिया है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट इतना सब कुछ कवर करना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे मेंस के लिए, लेकिन हम उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप मैनेजमेंट लेने जाओ तो मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप एक एक बुक ले सकते हैं उनके लिए पढ़ने के लिए, एक एक बुक उनको उठाओ तो एक बुक भी कम पड़ जाए। इतना अगर आप पढ़ने जाओगे तो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरह से वो पूछ रहे हैं, क्या क्या वेल डिफाइंड सिलेबस, आपका सिलेबस वेल डिफाइंड है, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट वाइज बना के दे रखा है इन्होंने, साइड पे डाल रखा है कि क्या क्या हमको चाहिए आपसे, वही चीज हम कवर करेंगे। लेकिन जो पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं वो हम बिल्कुल इन डेप्थ जाके पढ़ना है इन चीजों को, क्योंकि लास्ट ईयर आप देख सकते हो मेंस का किस तरह का पेपर आया था। कुछ भी पूछ रहे हैं भाई साहब आप, उनको कुछ कुछ भी कहीं से भी दिख रहा है वो उठा के पूछ रहे हैं, तो हमको ये डेप्थ में पढ़ना है बिल्कुल। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं जो हम कवर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स इन इंडिया। ओके, सोशलिस्ट कंट्री है इंडिया एक, तो सोशलॉजिकल थॉट्स भी इंडिया के अंदर होगी, ऑब्वियस सी बात है। सोशल वैल्यूज हैं हमारे पास में, कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन है, संस्कृताइजेशन है, क्या होता है ये हम देखेंगे डिटेल में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन। वर्ण आश्रम पुरुषार्थ संस्कार व्यवस्था, ये सब चीजें, सेकुलरिज्म, इश्यूज और प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। सबसे ज्यादा मेंस में क्वेश्चन इस चीज से आते हैं आजकल, हॉट टॉपिक है इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये हमेशा करंट का टॉपिक रहता है कि प्रेजेंट में सोसाइटी किस दौर से गुजर रही है, क्या ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं सोसाइटी पे, और उसका किस तरह से हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकुलरिज्म भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। अच्छा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्टैटिक,
क्वेश्चंस वो आते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, भील, मीना और गरासिया, ये हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, किस एरिया में रहती है, कितना परसेंटेज है इनका, और क्या इनका सोसाइटल स्ट्रक्चर है, वो हमको डिटेल में पढ़ना है। पार्ट बी में मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कवर्स इट्स स्कोप, कंसेप्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, ये बेसिक डेफिनेशंस रहेगी, मैं आपको अगर डिटेल में ना जाऊँ और इन शॉर्ट अगर बताऊँ मैनेजमेंट में, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस रहेगी। डेफिनेशंस के साथ में हमको ये देखना है कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो होता है, कल को अगर आप आरएस बनोगे और आप किसी सीट पे बैठे हो और आप अगर उपखंड अधिकारी जिसे हिंदी में कहते हैं अगर वो बनोगे, तो आपको उस उपखंड को प्लान करने के लिए उसकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, आपकी जो स्टाफ आपके अंडर में रहेगा उसको डायरेक्शंस, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, कंट्रोल, ये सब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। उनको एक आदमी यूज जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूज लेते हुए कैसे डिसीजन मेकिंग और अपना काम करता है, ऑफिस कैसे चलाना है, आपको उस उपखंड को कैसे वेल मैनेज रखना है, वो सब चीजें आप इसमें पढ़ोगे। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ोगे। मार्केटिंग हमको क्यों पढ़नी पड़ती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मार्केटिंग पढ़ना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। क्यों जरूरी है? बिकॉज जो स्कीम्स होती हैं, आजकल आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, खुद के स्कीम्स की मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एडवर्टाइज नहीं करोगे, era of today's era is सोशल आपके प्लेटफॉर्म्स बहुत एक्टिव हैं, तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर से ज़्यादा आपको सोशल वेबसाइट से मिलती है। तो आपको मार्केटिंग इसलिए, एडवर्टाइजिंग इसलिए जरूरी है ताकि वो क्या आम जनता तक पहुंचा पाए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो कैसे पहुंचेगी, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो वो एक पार्ट है गवर्नमेंट का। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मिक्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये सब हम पढ़ेंगे, प्रमोशन वगैरह कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी टेक्निकल टर्म्स है मैनेजमेंट की, वो जिस टाइम हम इसको कवर करेंगे मैं आपको डिटेल में एक टॉपिक वाइज बताता चलूंगा कि इसका क्या मतलब है, तो क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम कवर भी कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम उसको क्यों कवर कर रहे हैं, वाई वी आर रीडिंग इट, वो एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसका इंटरेस्ट आप में उस चीज़ के लिए जगेगा। Concept and main theories of leadership, motivation, communication, basics of recruitment, selection, induction, training and development and appraisal system, ये सभी मैनेजमेंट की चीजें हैं जो हम देखते चलेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें इसका हम टेक्निक्स देखेंगे ऑडिटिंग की, और ऑडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का। बेसिक वर्किंग देखेंगे कैपिटल की, मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे ऑडिटिंग के, और बेसिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बजटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बजटिंग, डिफरेंट टाइप की जो बजटिंग गवर्नमेंट, क्योंकि बजटिंग क्या है ना, हर साल का फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट प्रिपेयर करती है, असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है और बजट प्रिपेयर किया जाता है और उस पर वोटिंग होती है। तो बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बजट से। नेक्स्ट है पेपर 2, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज है, जिसमें 1, 2 और 3 यूनिट इसके अंदर है। ठीक है, पहली यूनिट कवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जिसमें हम एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एथिक्स, एथिक्स क्यों जरूरी है, किस तरह से हम एथिक्स को और वर्च्यूज को, हमारे जो आइडियल हमारे रहते हैं जैसे महात्मा गांधी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, इसके बारे में उनके जो वर्च्यूज हैं, उनकी जो थॉट्स है, उसको हम हमारे डे टू डे वर्किंग में अडॉप्ट करके कैसे हम एक बेटर ऑफिसर बन सकते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे एथिक्स के अंदर। तो एथिक्स के अंदर हमारे जो पॉइंट्स है वो है गांधीयन एथिक्स, कंट्रीब्यूशन देखेंगे कुछ थिंकर्स की, जो थिंकर्स ने, फिलोसफिकल थिंकर्स हैं इंडिया और वर्ल्ड के, जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या डेफिनेशंस देते हैं वो, साइको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, काम के साथ में काफ़ी सारा स्ट्रेस एडमिनिस्ट्रेटर को रहता है, तो वो कैसे मैनेज किया जाता है। केस स्टडीज हम देखेंगे
कि केस स्टडीज के अंदर एक पैराग्राफ रहेगा और उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे कि इस कंडीशन में क्या डिसीजन है कि एडमिनिस्ट्रेटर को लेना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस हम देखेंगे, दो चीज होती है, आईक्यू ईक्यू। तो हम आईक्यू एक बेसिक चीज है, ईक्यू है जो हम डेवलप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो हम चीजें देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रीलिम्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चीज से, हम इसको डिटेल में देखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, टेलीकम्युनिकेशंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, डिफेंस पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है और डिफेंस है, ये काफी करंट से पैरेलल चलने वाले टॉपिक्स हैं। करंट डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं इन दोनों के अंदर। टेलीकम्युनिकेशंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये मोर और लेस स्टेबल रहता है सिलेबस इसका, कि आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स रिसेंट टाइम में हो नहीं रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, वर्ल्ड क्या है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना चाहता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सेफ समझ नहीं रहा है कंट्रीज, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है नहीं। टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड आपको सिर्फ एक टीआरआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसकी जो डिसीजंस और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंसेप्ट वगैरह, वो सब देखने हैं बेसिक। बाकी मेनली जो क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम्स में, वो नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इन दो टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये कवर करता है हमारा डीआरडीओ, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। कैसे डीआरडीओ हमारे इंडियन मिसाइल प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री की जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काम में आ रहे हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत ज़्यादा यू नो कि करंट टॉपिक्स है नहीं, मीन्स रेयर चांसेस इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आने का। मेन जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो डीआरडीओ और इंडियन मिसाइल प्रोग्राम से आएंगे। उसके बाद में कुछ बेसिक टॉपिक्स आपके डिफाइन कर रखे हैं सिलेबस में साइंस के, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, पीएच स्केल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कैटलिस्ट, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स। तो ये एक हम देखते चलेंगे, कवर करते चलेंगे इसमें। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यह है ना, देखो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कंसर्न। इस टॉपिक, ये काफी करंट में रहता है, इस टॉपिक से रिलेटेड चीज, न्यूज डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इससे क्वेश्चंस भी सारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो राजस्थान की छोटे एग्जाम्स होते हैं आरएस के अलावा, उसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस चीजों से पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे। तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। हमारी अप्रोच यही रहने वाली है पूरे सिलेबस को कवर करते टाइम, कि किस तरह से हमारा सिलेक्शन हो। नॉलेज गेन करना एक अलग पार्ट है। देखो, नॉलेज हम ड्यूरिंग प्रोसेस हम नॉलेज तो गेन करेंगे करेंगे, लेकिन एक तो होता है कि आपका ओरिएंटेशन कैसा है। एक तो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है, या एक ओरिएंटेशन आपका ये होता है कि हाँ, मुझे एग्जाम्स में स्कोर करना है, कट ऑफ क्लियर करनी है। उसके लिए आपको 100 में से 100 क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। आपको अगर 100 में से 75 भी आ रहा है ना, तो ठीक आ रहा है, तो आप कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमारा कंसेप्ट वही रहने वाला है, हम उसी तरह से मूव ऑन करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे इसमें, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, एंटीजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशंस। ओके, ये तो बेसिक टॉपिक्स हैं साइंस की, जिसको हम साइंस के थ्रू कवर कर लेंगे। ह्यूमन डिजीजेस, कोविड के टाइम पे ये ज़्यादा की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, मोर और लेस। अब ये टॉपिक्स क्या है ना कि ऑब्सोलेट टाइप के हो गए हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है, ये अभी एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम, ये जो पार्ट है ना, यहाँ ये हॉट टॉपिक्स है। अभी क्या है ना कि आरपीएससी इन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। बाकी जैसे वाटर क्वालिटी, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव और ये सब चीज़ें क्या है ना कि ये सब सेकेंडरी चॉइसेस हो गई हैं आरपीएससी की। ये सारे टॉपिक्स जो हैं, इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ये हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। इसमें हम माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें भी कवर करेंगे। वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पानी की कमी है राजस्थान में, तो वाटर कंजर्वेशन हमको डिटेल में देखना है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर
फॉरेस्ट्री, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, यही भी हमको डिटेल में कवर करना है। देखो हर यूनिट के अंदर आपको कुछ पार्ट ऐसा ऐसा मिलेगा कि आप उसको अगर बेसिक्स भी उसका करें तो काम चल जाएगा। कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे कि वो क्या है कि बहुत करंट के हॉट टॉपिक्स है, तो आपको उनको इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना है। तो वही हमारी अप्रोच रहेगी, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप हमारे क्लासेस के साथ में अगर पूरी क्लासेस कवर करते रहेंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। अभी प्रीलिम्स में काफी टाइम है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तब तक हम इस तरह से कवर करेंगे मेंस के सिलेबस की जो प्रीलिम्स का जो पार्ट है वो पहले कवर हो जाए। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को हम पहले पढ़ाएंगे ताकि प्रीलिम्स का पार्ट पहले कवर हो जाए। उसके बाद में जो पार्ट प्रीलिम्स में नहीं है उसको हम प्रीलिम्स के एग्जाम्स के बाद में कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 पे जाते हैं। इसमें है अर्थ साइंसेस, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, जिसमें पहला है वर्ल्ड और दूसरा है इंडिया। अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये ज्योग्राफी है, जियोलॉजी उसका पार्ट है। तो हमको ज्योग्राफी पढ़नी है वर्ल्ड की और इंडिया की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसके रहते हैं, बहुत नॉलेज गेन करते हैं इसके अंदर हम, क्योंकि ये मोर और लेस साइंस से इंटरलिंक चीजें हैं। किस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज इसी से रिलेटेड है, ये जब हम पढ़ेंगे तो क्लाइमेट चेंज को हम इससे लिंक करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कैसे ज्योग्राफी चेंज होने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा जो इशू चल रहा है अरावली, वो भी हम देखेंगे कि कैसे अरावली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अरावली का मुद्दा इतना ज्यादा उठा हुआ है कि आप मान के चलिए कि नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज और ज्योग्राफी से। ठीक है, तो पहला टॉपिक्स में दे रखा है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स। माउंटेन्स हम देखेंगे, प्लेट्यू, प्लेन्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स। अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनो टाइप्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट। अर्थ एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो हम अर्थ का जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देखेंगे। करंट जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है, ज्योग्राफी को पॉलिटिक्स के साथ में अगर आप रिलेट करके देखते हो तो वो होता है जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। पार्ट बी हम इंडिया स्पेसिफिक देखेंगे, ये हमारा जनरल था। ये हम इंडिया स्पेसिफिक देखेंगे कि कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हमारे इंपॉर्टेंट है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या क्या है इंडिया के, किस तरह से मानसून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन राजस्थान के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा ही एग्रीकल्चर पूरा का पूरा मानसून पे डिपेंडेंट रहता है। तो हम सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑन क्लाइमेट रीजन, हम देखेंगे कि क्यों किसी सीजन में बारिश ज्यादा रहती है, क्यों किसी सीजन में कम रहती है, क्यों किस साल में बारिश ज्यादा रहती है, किस साल में बारिश कम रहती है। एल नीनो, ला नीना, ये सारे इफेक्ट्स हम देखेंगे इसके अंदर। हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, टाइप एंड देयर यूजेस। उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी। ओके, हमारी नेक्स्ट ईयर से 2026 से सेंसस होने वाला है कंट्री के अंदर, तो ये टॉपिक नो डाउट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कोई चीज अगर करंट में इतना बड़ा इवेंट गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है तो वो मोर और लेस इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में पार्ट सी जो रहेगा वो राजस्थान से रिलेटेड रहेगा पूरा का पूरा। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स देखेंगे, कौन कौन से फिजियोग्राफिक रीजन्स राजस्थान में पाए जाते हैं, थार है, कहाँ पे अरावली है, कहाँ पे प्लेन्स है, नेचुरल वेजिटेशन, किस तरह का क्लाइमेट राजस्थान में है, किस तरह से साइंटिफिकली हम क्लाइमेट को डिवाइड कर रहे हैं, और नेचुरल वेजिटेशन हमारा क्या रहना है, रहना है। उसके बाद हम देखेंगे लाइव स्टॉक, वाइल्ड लाइफ एंड इन कंजर्वेशन। एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स हम देखेंगे, राजस्थान में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हमारी रहती है। मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे, कौन कौन से, राजस्थान क्या है ना कि हब है मिनरल्स का। राजस्थान में अरावली में इतने सारे टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं कि नो डाउट अगर हम सभी मिनरल्स अगर हम अच्छे से एक्सप्लोर करने लगे ना तो कोई कमी ना पड़े हमें किसी भी तरह की राजस्थान को मिनरल्स की। तो मेटेलिक मिनरल्स देखेंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखेंगे, उनका टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, उनका इंडस्ट्रियल यूज क्या क्या है, किस इंडस्ट्री में कौन से टाइप के मिनरल्स यूज में होते हैं वो हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी बहुत हॉट टॉपिक है, फिलहाल हम सोलर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं।
और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही है सोलर एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो ये नो डाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है एनर्जी रिसोर्सेज में, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स, अगेन पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है कंट्री में नेक्स्ट ईयर, तो पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मूविंग फर्दर, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स। इसमें इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो हमको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमारा पूरा पढ़ना है, हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, आइडियोलॉजीज देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखेंगे, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखेंगे कि कैसे फेडरलिज्म क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या रहते हैं इंडिया के अंदर, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्फेयर में काम करती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इसके जजेस काम करते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है जजेस का, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या फंक्शनिंग्स है कोर्ट की इंडिया में, जुडिशियल रिव्यू क्या है और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंडिया के सारे बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, नीति आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो हम इनको देखेंगे। ओके, इसमें से जो ये नीति आयोग है, मैं बता दूं आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई बॉडी है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, लेकिन इसके जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है और एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या होती है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स देखेंगे हम, क्या क्या पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। रोल ऑफ कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राजस्थान में, तो कास्ट इलेक्शंस के दौरान। हम रिलीजन देखेंगे, ये भी काफी चीजें काफी इफेक्ट करता है। अच्छा, जो आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो यहीं तक रहने वाले हैं, इन टॉपिक तक, यहाँ से लेके ये जो 4-5 टॉपिक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और ये आइडियोलॉजिकल कंटेंट। पॉलिटिकल डायनेमिक्स से आपका प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। लैंग्वेज, साउदर्न इंडिया के अंदर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इलेक्शंस में, राजस्थान में इसका कोई खास इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, कि राजस्थान क्या है, राजस्थान एक शांत प्रिय स्टेट है। लैंग्वेज आप कोई सी भी बोलिए भाई साहब, हमको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, मस्त आराम से रहते हैं, मजे करते हैं, कोई फालतू का लड़ाई झगड़ा करते नहीं हम लैंग्वेज के लिए। तुमको मारवाड़ी आए तो बोलो, ना आए तो मत बोलो, जिस लैंग्वेज में तुमको आता है वो बोलो, तो भी ओके चलेगा यहाँ पे सब कुछ। जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में जेंडर, ये राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो स्लाइटली इम्प्रूव होने लगा है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल बिहेवियर, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल पोटेंशियल एरिया और सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो इसमें से जो 2-3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जेंडर वगैरह, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल बिहेवियर, क्लास, एथनिटी और कास्ट, नॉट रिलीजन बट कास्ट, ये हमको देखना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है राजस्थान के इलेक्शंस पर। ये हम जो पॉलिटी है वो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। नो डाउट वही चीज है, आप ऐसा मान सकते हैं कि जो चीज सेंटर में हो रही है उसी चीज का हम एक तरह से प्रतिबिंब ले रहे हैं स्टेट के लिए। स्टेट पॉलिटिक्स और राजस्थान, ये लो आ ही गया है। पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल मेंबरशिप in राजस्थान, पंचायती राज, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस टॉपिक में से अगर पेपर सेटर बैठेगा तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले उठेगा, क्योंकि ये राजस्थान एक एग्जाम्पल सेट किया है पूरे कंट्री के अंदर पंचायती राज का, किस तरह से वर्किंग होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम की। नो डाउट राजस्थान का पंचायती राज सिस्टम वेल डेवलप्ड है, थम्स अप राजस्थान फॉर दिस।
Urban self-government institutions, emerging world order in the post-Cold War era, USA hegemony and its resistance, UN and UN organizations, international terrorism and environmental issues। तो इससे यूएन से रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन आपका करंट का आएगा। ऐसा कोई इस टॉपिक से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेंस का टॉपिक रहने वाला है। मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे मेंस में आएंगे इसमें, और अगर कोई यूएन से क्वेश्चन आएगा तो करंट अफेयर कवर कर लेगा आपका। तो आपको इसको मेंस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है इस पॉइंट को। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इवोल्यूशन डिटर्मिनेंट्स, क्या फॉरेन पॉलिसी इंडिया की रहती है, किस तरह से रिलेशंस हैं यूएस से और बाकी सब कंट्रीज से। अभी G7 हुआ था थोड़ा टाइम पहले, G20 हुआ था, तो उस सार्क समिट और जो भी इंडिया की समिट्स होती हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है या फिर इनडायरेक्टली जो इंडिया को इफेक्ट करती है, इंडिया का पार्ट नहीं भी है तो भी वो हमको देखनी है इस टॉपिक के अंदर, जिसमें से ब्रिक्स, G20 ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, ये टॉपिक अब इम्पोर्टेंट हो गया है पिछले 1-1.5 महीने में, बिकॉज ऑफ इश्यूज ऑफ बांग्लादेश। आप देख रहे हैं करंट डेवलपमेंट बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है साउथ ईस्ट एशिया की, तो इस कारण ये टॉपिक अब इम्पोर्टेंट हो गया। और जब तक RS मेंस आएगा नेक्स्ट, तब तक तो काफी सारे डेवलपमेंट इस एरिया में हो चुके होंगे, तो ये हमको उसी टाइम पे कवर करना है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर। सो करंट अफेयर तो करंट है ही, जो भी सब कुछ हो रहा है राजस्थान से रिलेटेड है किसी भी तरह से, तो वो हमको करना ही करना है। करंट अफेयर की कुछ टाइम बाद में एग्जाम्स के पास में, प्रीलिम्स के पास में हम स्पेशल क्लासेस अलग से लगाएंगे, जिसमें हम पूरा अपना राजस्थान का और जो इम्पोर्टेंट इंडिया के करंट इवेंट्स है वो कवर करेंगे, तो नो डाउट फॉर दिस। यूनिट सेकंड है कंसेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो इस यूनिट में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है पूरा, किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज हैं, किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से ये एज अ सब्जेक्ट इसका इवोल्यूशन हुआ, क्यों एक एडमिनिस्ट्रेटर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसके वर्क को इजी बनाता है, कैसे वो इसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद के डे टू डे वर्क के अंदर इम्प्लीमेंट